student, how are you? Today we will discuss moving coil galvanometer. This is based on the concept कि when we place a current carrying conductor in a magnetic field, rectangular coils in a magnetic field, a torque is applied on it. उस पे बेस्ड जो हमारे पास हम यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारे पास क्या है कि क्या काम आता है ये देखते हैं. गैल्वेनोमीटर हमारे पास हम क्या करते हैं, एक तो करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है किसी सर्किट में करंट है या नहीं है. विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर हम बता सकते हैं. एक स्मॉल करंट जो वो हमारे पास है कि मेजर किया जा सकता है. लार्ज करंट को मेजरमेंट के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, बट स्मॉल करंट के लिए हमारे पास है हम गैल्वेनोमीटर जो वो यूज करते हैं. तो पहले अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो सीधा सा अपने पास क्या है कि कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल्स को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक टॉर्क जो वो अप्लाई होता है. जो लास्ट लेक्चर जो हमारे पास हमने डिस्कस किया था उसमें जो हमने फाइंड आउट किया है वो जो टॉर्क है वो हमारे पास आया था टाउ इक्वल टू NIA B साइन ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल ऑफ द कॉइल्स विद हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारे पास कहेंगे नॉर्मल का जो एंगल है वो कितना है, वो जो है वो हमारे पास कहें कि अल्फा आपके पास जो है वो वैल्यू आगे थी. अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की. ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा सा आर्टिकल है. कंस्ट्रक्शन में देखो क्या किया है हमने, ये जो है वो एक सिलेंड्रिकल फ्रेम ले ली. इस फ्रेम के चारों ओर हमारे पास क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो गुंड अप कर देते हैं. कॉपर वायर्स की दी हुई है रेक्टेंगुलर कॉइल जो वो हमारे पास PQRS1 ये हमारे पास है कि उसके चारों ओर जो बाइंड आउट की हुई है. नंबर ऑफ टर्न्स हम इसमें मान लेते हैं कि N. अब इसके दो एंड बन गए, एक अपर है एक हमारे पास के लोअर है. अपर एंड आप टोर्सन हेड जो है वो हमारे पास H से जो वो कनेक्टेड होता है. इस कॉइल्स को आपने लटका दिया है, टोर्सन हेड जो है वो हमारे पास कहेंगे H से. और यहां जो वायर यूज करते हैं इसको वो होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की. फॉस्फोरस ब्रॉन्ज जो है वो हमारे पास कहें कि हम यूज करते हैं जो मटेरियल्स है. इसके लिए रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू जो वो हमारे पास हाई है, तो इसलिए हमारे पास कहेंगे हम टोर्सन जो है ट्विस्ट आसानी से जो ओरिजिनल शेप में भी आ सकती है. तो टोर्सन हेड जो है वो हमारे पास क्या है, एच से आपने फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स के हेल्प से एक एंड को फिक्स कर दिया. बीच में आपने क्या है कनकेव मिरर लगा दिया ताकि रीडिंग जो है वो हमारे पास, क्योंकि कॉइल्स जो वो रोटेट करेगी तो रोटेशन जो है वो हमारे पास क्या है इसमें ट्विस्ट आसानी से देखे जा सके. दूसरा एंड जो है वो हमारे पास एक एयर सप्रिंग है एस्टेस, ये भी क्वार्ट्ज या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया. और फर्दर ये जो टर्मिनल है वो हमारे पास क्या है एक स्क्रू T1, और इधर से ये जो टर्मिनल है वो हमारे पास क्या है स्क्रू जो वो T2 से कनेक्ट किया जाता है. T1 T2 ये स्क्रू है, ये वो टर्मिनल है जो जिस पे हम क्या करेंगे, जिस सर्किट में आपको करंट मेजर करना है उसकी वायर जो वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. वन वायर T1 पे कनेक्ट हो जाएगी, अनदर हमारे पास क्या T2 पे कनेक्ट हो जाएगी. आपको इसको सीरीज में जो हमारे पास है कि उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. तो वन एंड जो है हमारे पास इस पे होगी, अनदर एंड जो वो हमारे पास T2 पे. और ये दो पोल पीसेस दिए मैंने, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये सिलेंड्रिकल दिए जाते हैं. सिलेंड्रिकल इसलिए ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो हमारे पास क्या हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो आपका प्रोड्यूस हो. मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, यहां जो है डायरेक्शन ये होगी, इस तरह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड घुमावदार जो प्रोड्यूस होता है. अगर आप सिलेंड्रिकल पोल पीसेस ले लेते हो तो अब नॉर्मल के साथ जहां भी एंगल देखोगे, इसके साथ देखो, इसके साथ हमारे पास देखते हैं, यहां देखा जाता है, कहीं भी अगर आप एंगल देखोगे वो एंगल जो है वो हमारा आएगा 90. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल है वो हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा. ये आप बात जो वो हमारे पास कहें कि ध्यान रखना. तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शंस में. और बाहर हमारे पास क्या है एक ग्लास बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर इसको पूरे को फिट कर देते हैं ताकि कोई भी एयर वगैरह के कारण वो हमारे पास कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर इसको जो वो हमारे पास कहें कॉइल्स को कहीं से डिफ्लेक्ट ना करे. नीचे लेवलिंग स्क्रू लगा दिए एक लेवल में रखने के लिए. ये इसकी कंस्ट्रक्शंस है. हो गया होगा क्लियर आपको. अब बात करते हैं इसके वर्किंग की, किस तरह से हमारे पास कहेंगे ये काम करते हैं. वर्किंग जो है वो हमारे पास ध्यान से देखो. आप क्या करोगे, जैसे इसमें से करंट पास होगा, कॉइल में से करंट पास होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल्स क्या होगी, इधर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा ही रखा है,
तो रेक्टेंगुलर कॉइल जो वो हमारे पास कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें प्लेस हो जाएगी। तो जो टॉर्क इस पे अप्लाई होगा टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या है NIAB, इसके इक्वल जो आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री होगी तो साइन 90 हमारा 1 आ जाता है। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया NIAB। अब इस टॉर्क के कारण हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो रोटेट करेगी। ऊपर से आपने टॉर्सन हेड से जो है उसको लटका रखा है, तो जो ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है उसमें हमारे पास क्या है ट्विस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। और मान लेते हैं ट्विस्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारे पास क्या है थीटा है, और के जो है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। तो जितना आपने अप्लाई किया है एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में उतना ही हमारे पास क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क जो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास क्या आ जाता है, अगर थीटा ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ और के अगर पर यूनिट ट्विस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो हमारे पास आ जाएगा के थीटा। इक्विलिब्रियम में अप्लाइड और रिस्टोरिंग दोनों आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। तो NIAB इक्वल टू आपके पास आ जाएगा के थीटा। आप वैल्यू निकाल लो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी K/NAB इंटू थीटा। यहाँ पे के रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट था, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ द कॉइल है और बी मैग्नेटिक फील्ड। ऑल क्वांटिटी आर कांस्टेंट्स मीन इस टोटल को आप क्या कर सकते हो कांस्टेंट जो पुट कर सकते हो। इसको मैं जी मान लेता हूँ, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट K/NAB। तो यहां से सीधा सा हमारे पास क्या हुआ, करंट जो है वो हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अब स्केल बना लेते हैं कि इतना थीटा है तो करंट इतना होगा, थीटा की वैल्यू इतनी है तो इतनी है। तो वो हमारे पास क्या है पॉइंटर से आपको जो है वो रीडिंग दे देगा कि इतना ट्विस्ट है तो करंट की वैल्यू इतनी है, इतना है तो हमारे पास क्या है इतनी है। तो इस वे से आप जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे करंट की मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो। क्लियर हुआ। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपका K/NAB आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी टर्म जो हमारे पास कहें कि इससे रिलेटेड है। आपके पास करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट पर यूनिट ट्विस्ट। अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो ट्विस्ट प्रोड्यूस पर यूनिट करंट था, यहाँ ट्विस्ट प्रोड्यूस पर यूनिट हमारे पास क्या है वोल्टेज आ जाएगी। थीटा अपॉन आई है, थीटा अपॉन हमारे पास क्या है वी है, ये आ जाएगा आपके पास। आई की वैल्यू जो वो आप पुट करके जो है थीटा अपॉन आई जो है वो हमारे पास निकाल सकते हो, क्योंकि आई आपका क्या आया K/NAB इंटू थीटा। तो थीटा अपॉन अगर मैं आई निकालना चाहता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा NAB अपॉन V। तो ये जो वैल्यू है आपकी थीटा अपॉन आई की वो आ जाएगी NAB अपॉन V। के ध्यान रखना रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स है, एरिया ऑफ द कॉइल्स है, बी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है। क्लियर हुआ। इसी तरह से आप क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आ जाएगा आपके पास क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। थीटा अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो NAB अपॉन K इंटू आई आएगा अपॉन हमारे पास क्या है B। ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज, ट्विस्ट पर यूनिट करंट, ट्विस्ट पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी, ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज, हमारे पास क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब रह गया अपने पास क्या है कि आपको गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है। गैल्वेनोमीटर आपका क्या होना चाहिए सेंसिटिव होना चाहिए। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के लिए देखो हमारे पास क्या है कौन कौन सा फैक्टर कब बोलेंगे गैल्वेनोमीटर को कि स्मॉल करंट के लिए हमारे पास क्या है कि डिफ्लेक्शन जो है वो आपका ज्यादा प्रोड्यूस करे। स्मॉल करंट के लिए मतलब थीटा की वैल्यू हमें लार्ज चाहिए, थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है लार्ज जो वो चाहिए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो सीधा सा हुआ कि हमारे पास थीटा जो है वो लार्ज बनाना है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो अपने पास क्या आ जाएगी NAB अपॉन K इंटू आई। इसको छोड़ो, ये हमारे पास में नहीं है, स्मॉल करंट के लिए चाहिए। अब इन फैक्टर से थीटा क्या लाभ हो सकता है, देखो थीटा की वैल्यू बढ़ानी है, N इज लार्ज। पहला काम क्या है आपका N को लार्ज कर दो, दूसरा A को लार्ज कर दो, एरिया ऑफ कॉइल्स है उसको बढ़ा दो, तीसरा हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ा दो, फोर्थ K की वैल्यू स्मॉल। 1 by 1 जो है वो हमारे पास इन फैक्टर्स की हम बात करते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स है। अगर इनको एक लिमिट से ज्यादा आप बढ़ा देते हो वायर की लेंथ जो बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारे पास क्या है
और क्या होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा जो वो हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा, वायर लंबी हो जाएगी। वायर लंबी होने के कारण क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आपका गैल्वेनोमीटर जो बल्कि हो जाएगा, सही रीडिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एक लिमिट तक ही हम जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा, एरिया को बढ़ा दो, एरिया को लार्ज करना है। एरिया मैं बढ़ा देता हूं, लेकिन जैसे कॉइल्स का एरिया ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपने आउटसाइड लगा रखा है, एरिया ज्यादा हुआ तो बीच वाली जो टर्न होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड के पोल से ज्यादा दूर होगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगा, दूर जो है वो हमारे पास क्या है, जो पास है उस पर क्या है, ज्यादा पहुंच जाएगा। कहने का मतलब एक जैसा जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं हुआ तो टॉर्क अलग अलग टर्न पे अलग अलग अप्लाई होगा, जिससे हमारी कॉइल जो है बाइंडिंग जो है वो भी हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये भी आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। बी लार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लार्ज किया जा सकता है, आप फोर्स टू मैग्नेट को लेके हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो, तो उसके हेल्प से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो वो इंक्रीज हो जाएगा। के स्मॉल, के है, के क्या लिया हमने, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल्स के लिए जो सस्पेंडेड वायर है ना हमने जो ली है, वो हमने फॉस्फोरस ब्रॉन्ज ही क्यों ली है, उसका आंसर भी यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, कि जो के है वो हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के लिए वैल्यू जो है उसकी स्मॉल है, तो के स्मॉल है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो पर यूनिट ट्विस्ट जो वो हमारे पास क्या है, के जो है वो स्मॉल है, तो उससे क्या होगा, आपका थीटा जो है वो हमारे पास क्या ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ जो सस्पेंडेड वायर है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज जो वो ली है। क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से आप क्या है कि गैल्वेनोमीटर्स को सेंसिटिव जो है बना सकते हो। ये ऑल अबाउट हमारे पास क्या है गैल्वेनोमीटर के बारे में था। क्या है, सीधा सा आपका एक डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट भी करता है, स्मॉल करंट को मेजर भी करता है। अब बात आती है कि लार्ज करंट क्यों नहीं मेजर किया। लार्ज करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या है, ये जो है हैवी लेनी पड़ेगी। हैवी लोगे तो क्या हुआ, इतना टॉर्क जो है हमारे पास कहीं प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा कि इसको रोटेट कर पाए। तो ये हमारे पास कहीं मटेरियल्स आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट रखना पड़ेगा। हैवी जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। हैवी लोगे तो उस टॉर्क से वो हमारे पास क्या है, रोटेशन जो वो ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अगर रोटेट होगी तो फिर से हमारे पास ओरिजिनल कंडीशंस पे वो नहीं आ पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको जो है हमारे पास क्या है, लाइट ही दिया जाता है, ताकि इसके जो ज्यादा हमारे पास के मास जो वो ना बने और आसानी से रोटेट हो जाए। टॉर्क जो हमारे पास आसानी से इसको जो है वो रोटेट कर पाए। ये था ऑल अबाउट हमारे पास क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। काफी अच्छा आर्टिकल है, +2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार जो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हमारे पास साइक्लोट्रॉन था, उसी तरह से हमारे पास ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको जो वो करना है। आज के लिए बस इतना ही।